नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। एनसीईआरटी का जो बुक है कक्षा 3 से 5, यहाँ पर मैं आपके लिए इसी से सारे प्रश्न ला रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यानी मैं बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन का बुक यदि आपके पास है, आसपास नाम है उस बुक का, तो देखिएगा सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे प्रश्नों को ला रहा हूं। मैं 3 पार्ट में लाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, तो आगे आने वाले पार्ट्स को भी देखिएगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि जो भी मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको आप पढ़ के जाइएगा। एग्जाम से एक दिन भी पहले पढ़ के जाइएगा या पहले पढ़ के रहिएगा, तो आप 100% 30 में से कम 25 प्रश्न तो जरूर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिस जो है आपके पास इजीली पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन्हीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यानी इसी को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला जो यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स आपके लिए लाया हुआ हूँ वो है, हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। सांप को यहाँ लिंग हु फेन कहा जाता है। यानी दोस्तों, यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है कि हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ सांप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आपको आंसर याद रखना है कि लिंग हु फेन कहा जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो नोट्स है, देखिए मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ, वो है कश्मीर के लोग सरसों के तेल से बनी मछली खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल से बनी मछली कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ हम लोग भी खाना पसंद करते हैं। झारखंड में भी सरसों के तेल से ही मछली बनती है। यानी हर जगह पे अलग अलग रीति रिवाज है, हर लोग हर जगह अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं। तो कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग भी सरसों के तेल से ही मछली को फ्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो है वो है, गोवा के लोग नारियल के तेल से तली हुई मछली खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोवा में जैसा कि आपको पता है, गोवा में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ वो फेमस है दोस्तों, नारियल के लिए फेमस है। तो वहाँ मैं बता दूँ, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर मछलियों को वो लोग नारियल तेल में ही तलते हैं। और कहा जाता है कि दोस्तों नारियल तेल में भी तलने से एक अलग ही मज़ा आता है। देखते हैं चौथे नंबर पे, केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपी कोवा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर टेप लिखा हुआ है, तो टेपी कोवा खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, केरल में ये एक फेमस डिश है जिसका नाम है टेपी कोवा। तो नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपी कोवा खाना पसंद करते हैं। आप लोग ये सब याद रखिएगा और आप लोग बुक भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं सब कुछ आपके लिए कवर किया हुआ हूँ। कक्षा 3 के सारे प्रश्न जितने भी चैप्टर हैं सभी को यहाँ पर मैं संग्रहित किया हुआ हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। 5वें नंबर पे देखिए, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को भी गर्म रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्षी के जो पंख होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, साथ ही साथ अलग डिजाइन के होते हैं, जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं, साथ ही साथ उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। 6 नंबर पर, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था, जिसे ब्रेल लिपि भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेल लिपि के द्वारा ब्रेल लिपि का जब आविष्कार हुआ तो इसी के थ्रू दोस्तों जो लोग नहीं देख सकते हैं वो लोग अपने हाथ फेरकर इससे पढ़ सकते हैं, और इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। तो आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो लुइस ब्रेल ने किया था, या इसी से मिला जुला कर कुछ भी बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका नोट से देखिए दोस्तों, मैना एक ऐसी पक्षी है जो झटके से गर्दन आगे पीछे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपका 2019 में भी पूछा था। जी हाँ दोस्तों, मैना एक ऐसी पक्षी है जो झटके से गर्दन आगे भी कर सकती है और पीछे भी कर सकती है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2019 में। तो इसी प्रकार देखिए आगे, उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना
गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन में दे देगा बहुत सारे पक्षियों का नाम, तो आपको यहाँ पर उल्लू पे टिक लगा देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू। आगे है 9वां नंबर पे देख सकते हो, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर होगा पक्षियों और यहाँ पर हो जाएगा पंख। तो समय समय पर पक्षियों के पंख झड़ जाते हैं, पुराने पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और नया आते हैं। आगे देखिए 10वें नंबर पे, पाठ में कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना न जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। कक्षा 3 के एक चैप्टर में कमरों की बजाय उसके हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना न जाना उसके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नंबर पे है दोस्तों, चूहे की देखने की क्षमता कम परंतु सुनने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। यानी देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सुनने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। यानी दूर से ही ये पता लगा लेगा कि क्या बना है क्या नहीं, कैसा सेंट है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों से हमें विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय सामग्री के उपयोग, यानी जो भी हमारे आसपास जो सामग्री है उसके उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। यानी त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उसको समझाना चाहिए। 13वें नंबर पे देख सकते हो दोस्तों, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसी के अलावा और भी व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो सिर्फ स्कूलों में ना पढ़कर बच्चे अपने घर के लोगों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, वही बताया गया है। यानी कोई अन्य व्यक्ति भी जानकारी का स्रोत हो सकता है। 14वें नंबर पे देखिए, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में उन्हें मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार चीज़ें बना सकते हैं। यानी बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो मिलजुल कर कुछ बनाएं, खाने में कुछ बनाएं, तो उन लोगों में एक रुचि का पैदा होगी। साथ ही साथ वो लोग अपने परिवेश के अनुसार कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे में कितने नॉलेज है। 15वें नंबर पे है, कहानी से बच्चे रुचि लेते हैं तथा पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। जहाँ दोस्तों अगर आप बच्चों को कहानी सुनाओगे तो बहुत ही आसानी से या बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चे सुनते हैं कहानी। साथ ही साथ उसमें जो लोग पात्र हैं, यानी जो भी लोग उसमें उस कहानी में हैं या जो भी चीज़ें हो रही है उनकी मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। यानी बच्चों के मन में संवेदनशीलता करने का मतलब सोचने की क्षमता और संवेदनशीलता का उत्पन्न होगी या उनमें विकास होगा। 16वां नंबर है दोस्तों, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चैप्टर है जिस पे ये कहा गया है दोस्तों इसमें कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में है उसको जानने के लिए हमें उस परिस्थिति को फॉलो करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कक्षा 3 का जो एक चैप्टर है उसमें एक व्यक्ति अंधा रहता है, तो उसमें बच्चों को क्या किया जाता है कि जैसे उस आदमी में क्या बीत रहा है उसको जानने के लिए क्या किया जाता है कि बच्चे को अभी आँख पट्टी से बांध दिया जाता है और उससे उसको महसूस होता है कि वो व्यक्ति कैसा फील करता होगा। मान लीजिए आप ही को आंख बांध देंगे, आपका आंख सही है लेकिन आपको पट्टी बांध देंगे और बोलेंगे घूमिए, तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। इससे आपको पता चलेगा, उस व्यक्ति के फीलिंग को समझने का मौका मिलेगा कि आखिर जो व्यक्ति के आंख नहीं है या आंख काम नहीं कर रहे हैं वो लोगों को कैसा फील होता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने पर हम उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 17वें नंबर पे दोस्तों, लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। दोस्तों लोइस ब्रेल, जिनकी सहायता से जो अंधे लोग भी जो भी आँख जिनके काम नहीं कर रहे हैं, जो अंधे हैं वो लोग भी आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने हाथ के स्पर्श द्वारा वो भी पढ़ सकते हैं। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि
आप कंप्यूटर में भी सीखी जा सकती है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यानी लुइस ब्रेल लिपि जो है वो अब कंप्यूटर में भी लिखी जा सकती है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसी से मिला जुला हुआ इसी के अंदर से प्रश्न पूछता है और आप लोग ये सब याद रखिएगा। तो 100% आप C-TET में 30 प्रश्नों में से कम 25 प्रश्न तो इजीली से आप सही कर सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों 16वें नंबर पे है, ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा होगा। यानी जब भी आप बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में बता रहे हैं कि ब्रेल लिपि क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या होता है, तो उसको वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा होगा, जिससे छात्रों के मन में जो संकोच है वो दूर होगा और वो सेटिस्फाई होंगे। 17वें नंबर पे है दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। यहाँ संवेदना लिखा हुआ है, संवेदनशीलता होगा, संवेदनशीलता से होनी चाहिए उन पर सवाल, जिससे कि उन पर जो भी छात्र हैं सवाल कर सकें और किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे। यानी जो भी धारणाएं हैं दोस्तों हमारे समाज में कि ये काम लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है, लड़का मजबूत होता है, लड़की कमज़ोर होती है, तो ये सब भावनाओं को निकाल कर साथ ही साथ क्लास में इन सब बातों में चर्चा होनी चाहिए, और जिससे कि बहुत ही संवेदनशीलता से चर्चा होनी चाहिए और ये भी मौका देना चाहिए कि उन पर कोई भी सवाल करना चाहे तो कर सकता है। कोई भी सवाल है और सवाल मान लीजिए आप लड़का हैं तो आप कुछ सवाल कर सकते हैं, लड़की हैं तो सवाल कर सकते हैं, जिससे किसी की भी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा और कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 7वां नंबर है दोस्तों, बच्चों के प्रवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका प्रयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देता है। यानी जो भी बच्चे हैं उनको आयुर्वेदिक पेड़ पौधे जो हैं जिनसे कुछ भी दवाई बनती है, जो भी पेड़ पौधे हैं जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, तो इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि उनको पारंपरिक ज्ञान की परख का मौका मिलता है। वो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इस पेड़ की क्या गुणवत्ता है, इस वृक्ष की क्या गुणवत्ता है, और वो लोगों को माइंड विकसित होगा, वो लोगों का जो समझ की शक्ति है वो विकसित होगी। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गोद कर हाथों से बनाए गए थे। यानी दोस्तों शुरू में जो बर्तन थे वो पत्थर और मिट्टी के थे, लेकिन दोस्तों अब बाद में क्या हुआ कि पत्थर के बाद में जो क्या हुआ कि अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारा समाज या हम मानव विकसित हुआ तो अभी बहुत प्रकार के आपको स्टील मिल जाएंगे, एल्युमिनियम मिल जाएंगे, बहुत प्रकार के बर्तन आ गए हैं, प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि पुराने ज़माने में जो पत्थर थे वो हाथों से खोद कर या कुरेद कर पत्थर पे बनाए जाते थे, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन गोद कर हाथ से बनाए जाते थे। 20वां नंबर दोस्तों आप देख सकते हो, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले जो खेल हैं स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे, छुपन छुपाई और गिट्टे है। तो ये सब आपको प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन बच्चों द्वारा खेली जाने वाली खेल है, तो आपको इसमें से 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको कोई भी सा टिक लगा देना है जो आपको जानते हैं जो सही आंसर है। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इनमें मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यानी असम में दोस्तों आप देखो तो वहाँ सालों भर बारिश होते रहती है, इसलिए असम के जो घर बने होते हैं वो लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इसमें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यानी दोस्तों ये जो घर बनता है वो मजबूत बांस के खंभों के ऊपर बनता है और घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। और दोस्तों आप याद रखिएगा जो इसकी ऊंचाई होती है, घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं, याद रखिएगा। 22वां नंबर है, मनाली में घर लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं। मनाली जो है दोस्तों, कुल्लू मनाली, ये एकदम हिल एरिया है, तो यहाँ पर जो घर बने होते हैं वो लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं। 23वां नंबर है दोस्तों, राजस्थान में घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इसे लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो घरें होती हैं
उनकी दीवारें बहुत मोटी होती है, इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। और राजस्थान में दोस्तों घरें जो होती है, दीवारें जो होती है वो बहुत मोटी इसलिए होती है क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए गर्मी से बचने के लिए जो दीवारें बनाई जाती है वो बहुत मोटी बनाई जाती है। दोस्तों देख सकते हो, जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। यानी आपको बच्चों के सामने जानवरों की भावनाओं के बारे चर्चा करना चाहिए, यानी उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती है उनके बारे चर्चा करनी चाहिए, जानवरों के बारे चर्चा करनी चाहिए कि कौन सा जानवर कैसा है। यदि हम कोई भी जानवर को प्यार देंगे तो हमें भी वो बहुत ही प्यारा बिहेव करते हैं। यह सब के बारे आपको इस प्रकार आपको अपने बच्चों को समझाना है या अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, जिससे कि बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। 25वां नंबर है दोस्तों, 25वें नंबर पे जाते हैं। राजस्थान में टाका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, आंगन में बड़ा गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं, टाके को ढक्कन से बंद करके रखते हैं। टाके के लिए घर की छत को ढलवा बनाते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के माध्यम से नीचे टैंक में जमा हो सके। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है, वहाँ तो पानी का बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए राजस्थान में टाका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यानी जहाँ पर जिस चीज़ के द्वारा वो पानी इकट्ठा करते हैं उसे वो लोग टाका कहते हैं। आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसको पक्का करके टाका बनाते हैं, यानी पूरी तरह से पक्का करके उसे टाका बनाते हैं और टाके को ढक्कन से बंद कर देते हैं। और जो भी पानी छत के ऊपर होता है, छत को मतलब ढलाई टाइप से बनाते हैं, ढलाव टाइप का बनाते हैं, ताकि पानी इजीली उस टैंक में जा सके। और वहाँ पर एक जाली लगाते हैं ताकि जो भी गंदगी है वो जाली के द्वारा उसमें पानी में न जा सके और वो गंदगी ऊपर में छन जाती है। और दोस्तों उस पानी को वे लोग पीने का काम करते हैं, यानी उस पानी को अच्छी तरह से रिफाइन करके साफ करके वो लोग पीने का काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जिग्सा का खेल क्या है इसके बारे में जानिए, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। जिग्सा में किसी चित्र में एक ऐसे टुकड़े होते हैं, कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यानी जिग्सा जो खेल है दोस्तों, ये बच्चों को खिलाने का एक तरीका है, जिसके द्वारा दोस्तों आपको बच्चों के जो बुद्धि है उसका अवलोकन कर सकते हैं, बच्चों में कितनी कैपेसिटी है उसको जान सकते हैं। आपको इस प्रकार का चित्र रहेगा, कोई भी चित्र रहेगा उसमें बहुत सारे चित्र रहेंगे, उसको आपको मिलाकर सही रूप से बनाना है। यानी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और छात्रों का दिमाग का अवलोकन हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। ये जिग्सा एक प्रकार है, खेल का प्रकार है, जिसमें आप छात्रों के दिमाग का अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। उसके बाद है, यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने के शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभवों पर निर्भर करता है, यानी बच्चा किस प्रकार समझ रहा है उसी प्रकार वो लगाएगा, जिससे ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से जोड़ी जा सके। यानी जितने भी टुकड़े आप बनाए जिग्सा का जो खेल है वो उसमें आपको सीधा सीधा टुकड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा इसको हार्ड बनाना है, ताकि बच्चा को ज़्यादा मेहनत लगे और मेहनत से करेगा तभी वो बच्चा उसको कर सकता है। और इसमें छात्रों का मेहनत और उससे छात्रों को मेहनत करने में प्रेरणा मिलेगी। आगे देखते हैं, बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने का मौका दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। यहाँ दोस्तों बच्चों को हमें इस प्रकार की गतिविधियां करने का मौका देना चाहिए तथा उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उनको हमें प्रशंसा करना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने नहीं कहा जाना चाहिए, सभी बच्चे साथ साथ गाना चाहिए, यानी सभी को एक साथ गाना चाहिए। मतलब बच्चों को कविता गाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी बच्चा को आप पूछोगे तो वो कविता इजीली बता देगा और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें ज़बरदस्ती याद नहीं करने बोलना चाहिए, साथ ही साथ उनके कहना चाहिए कि सब मिलजुल के एक साथ कविता को गाएँ। आगे देखिए दोस्तों, मशहूर कलाकार विष्णु चिचालंकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जो कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यानी सूखे पत्तों के द्वारा
आपको चित्र बनाना है तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे। आपको ये सब भी बच्चों को सिखाना है कि सूखे पत्तों के द्वारा भी हम चित्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर चूहा का चित्र बनाया गया है, ये भी पत्ता के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 पत्तों के द्वारा, यानी पत्ते बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसको कलेक्ट करके भी आप बच्चों को सिखा सकते हो कि आपको इस प्रकार से भी चित्र बना सकते हो। और मशहूर जो कलाकार थे हमारे विष्णु चीचालंकर, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो दोस्तों ये थे एनवायरमेंटल साइंस के कुछ प्रश्न जो कि कक्षा 3 से थे। कक्षा 3 के जितने भी चैप्टर है उन्हीं से मैं ये क्वेश्चंस लिया हुआ हूँ, और ये प्रश्न 100% मुझे लगता है कि आपके ईवीएस एग्ज़ाम जो भी आप सीटेट का जो एग्ज़ाम आप दोगे उसमें जो ईवीएस चैप्टर रहेगा कक्षा 1 to 5 में, उसको क्रैक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, और कम से कम 20 या 25 प्रश्न आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट, अब इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।